चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स का रिविजन। वेव ऑप्टिक्स के अंदर मैंने कुछ सवाल थोड़े से टफर साइड के भी लिए हैं। ख़ास तौर से इस तरह के सवाल मैंने ज़्यादा लिए हैं जिसमें अगर मान लो कि मीडियम चेंज हो जाए तो वेवलेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस वगैरह क्या है, ऑब्लिक इंसिडेंस क्या है, जो मतलब एग्जैक्टली फॉर्मूला से चीज़ें ना हो उस तरह के भी मैंने कुछ सवाल लिए हैं। हालांकि एग्जैक्टली यही वाला सवाल जेईई मेन में पूछें, मतलब जो टफ वाले सवाल, जैसे मान लो कि मैंने मेरे ख्याल से 19-20 सवाल लिए होंगे, इसमें से ऐसा मान के चलो कि लगभग 10-11 सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं और वैसे के वैसे सवाल ही आपसे जेईई मेन में पूछेंगे। हो सकता है कि इनमें से भी कोई ना कोई सवाल आपसे सीधा जेईई मेन में पूछ ले। जो बाकी 7-8 सवाल है वो थोड़े से टफर साइड के भी हैं। अगर जेईई मेन ने टफ पेपर पूछा तो उनमें से कोई सवाल आ जाएगा। अदरवाइज उसमें जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि हमारे किसी आगे जाकर बड़ा किसी सवाल के अंदर जेईई मेन के अंदर उस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाए। ठीक है, तो इन जनरल जो हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स वाला सेशन थोड़ा सा टफर साइड का है। सुनिएगा, 2 लाइट वेव दे रखी है बड़ा E1 E2, इसका एम्पलीट्यूड है 2, बड़ा इसका एम्पलीट्यूड है 3। मैं तो मान के चलता हूं कि दोनों के दोनों SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा। तो इसका एम्पलीट्यूड मुझे दे रखा है एक तरह से 2 न्यूटन पर कूलम, बेटा इसका दे रखा है 3 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए बोल रहा हूं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव टू द सेकंड वेव, बेटा मुझसे पूछा है कि इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। एज वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो पहली वाली वेव की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी विल बी पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो द आंसर कम्स आउट विद ऑब्वियसली 4/9। तो बड़ा बिल्कुल ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था और बड़े आराम से इत्मीनान से सीधा का सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज रखने से हमारा आंसर आ ही गया। आंसर इज 4/9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज अगला सवाल। क्या कह रहे हैं बेटा अगला सवाल? इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज इज 4, बेटा 2 कोहेरेंट सोर्स हैं और उनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 4 है। मतलब एक की इंटेंसिटी I1 है, एक की इंटेंसिटी I2 है। तो अगर ये I0 है तो ये आपके पास 4 टाइम्स I0 है। ठीक है, देन द विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस इज, बड़ा फ्रिंजेस की मुझसे विजिबिलिटी पूछ रखी है। ये जो विजिबिलिटी है ये उसने खुद ही डिफाइन कर रखी है कि इट इज सिंपली मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। तो विजिबिलिटी इस तरह से डिफाइन कर रखी है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? जब भी 2 वेव्स इंटरफियर करेंगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगी जब दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। आई थिंक बेटा कितना आ गया? 900 हो गया। 900 कितना आ गया? इसका तो बेटा कितना आ गया? 2, इसका आ गया 1, बेटा 3 का स्क्वायर इज 9। इसी तरह से दोनों वेव्स के बीच में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस टाइम पर मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। बेटा 2 माइनस 1 इज 1, 1 का ये बेटा आपकी मिनिमम इंटेंसिटी। मुझसे विजिबिलिटी पूछ रखी है, निकाल लो बेटा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इज मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी, सॉरी, माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। ऊपर आ गया मेरे पास 8I0, मेरे पास नीचे आ गया 10 टाइम्स I0। बड़ा I0 कैंसिल, द आंसर इज 4/5। तो आपके पास जो विजिबिलिटी है इस केस में बड़ा आपके पास वो 4/5
5। बस एक बात बोलो बेटा, जिस तरह से डिफाइन कर रखा है ना इसको, इससे मेरे बच्चों ने इस बात का तो हो सकता है कि आइडिया लगा लिया हो कि सर सवाल सॉल्व ना भी करूँ ना तब भी इतना तो कह सकता हूँ कि 4 और 9 तो आंसर नहीं आएगा। भाई नीचे वाली टर्म छोटी है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है। ऊपर बड़ा इंटेंसिटी माइनस कर रखी है, नीचे जोड़ रखी है, तो फ्रैक्शन जो आएगा वो 1 से तो छोटा ही आएगा, और 1 से छोटा तो सिर्फ और सिर्फ बी और सी दो ही ऑप्शन थे, तो ए और डी तो वैसे ही नहीं होने थे। हालांकि कोई बच्चा अगर इतना सोच लेगा तो फिर वो सवाल भी कर ही लेगा, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कोई सोचना चाहे तो सोच तो सकता ही है, ठीक है। अगला सवाल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, और फॉर्मूले से नहीं होगा, मैं क्लियरली इस बात को बोल दूं। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला याद कर रखा है और आपको कि सर मेरे से सवाल बन जाएगा, तो बेटा आपका सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इन ए काम पोल वाटर हैज फिल्ड यूनिफॉर्मली अप टू 1 मीटर डेप्थ, बड़ा 1 मीटर की डेप्थ है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन नॉर्मली फ्रॉम एयर ऑन टू द वाटर सरफेस दैट विल बी स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। समझाता हूं बेटा, ये आपका पानी है, पानी की जो थिकनेस है वो आपके पास 1 मीटर है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुझे 4/3 दे रखा है। जो ग्राउंड है ना बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 से भी ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा बेटा, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से कोई ना कोई हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज दी है, मुझसे पूछा है कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कौन सी वेवलेंथ होगी, कर लेंगे। स्ट्रांगली वेवलेंथ का मतलब है कि ऊपर वाले जो सरफेस है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए दोनों वेव्स का। सर दोनों वेव कौन सी? एक तो जो सीधी रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, जो सीधी रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई उसका रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से। जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो हम पाई का फेज ऐड करते हैं। एक हिस्सा इसका अंदर चला जाएगा, उसने कुछ डिस्टेंस बेटा ट्रेवल की, फिर ग्राउंड से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और फिर वो वेव बाहर निकल गई। दोनों वेव्स के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हम बोलेंगे कि ऊपर वाले जो सरफेस है वो ग्लो कर रही है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि ऊपर वाले सरफेस जो है वो इस लाइट को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही है। दोनों वेव्स में अंतर क्या है? मेरे बच्चे बोले सर एक वेव तो यहीं से पलट गई, तो उसका फेज तो आ गया है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के कारण पाई। दूसरी वाली वेव ने 1 मीटर डिस्टेंस जाना और 1 मीटर डिस्टेंस आना, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल एक्स्ट्रा की है, तो वो उसका एक तरह से पाथ डिफरेंस है। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ना 2 मीटर नहीं, 2 मीटर इंटू 4/3। सर 4/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? बेटा मैंने वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 2 मीटर तो आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ऑप्टिकल लेंथ तो आपकी 2 मीटर इंटू 4/3 है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 8/3 बेटा, दैट इज 8/3। तो इसने एक तरीके से 8/3 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये जो दूसरी वाली वेव है इसका फेज कैसे लिखूं? इसका फेज मैं से लिखूंगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। बेटा पाथ डिफरेंस कितना? 8/3, क्योंकि इसने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, प्लस इसका रिफ्लेक्शन भी डेंसर मीडियम से हुआ है। डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होने के कारण 1 पाई का फेज, और ये फेज बेटा एक वेव का, ये फेज बेटा दूसरी वाली वेव का, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस करते बेटा पाई से पाई कैंसिल और मेरे पास आ जाएगा 2π/λ इंटू 8/3। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो तो ऑब्वियस बात है कि हम चाहेंगे कि दोनों के दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, तो इट शुड बी इक्वल टू, फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस को हम ऐसा ही करते हैं। बेटा 2π से 2π कैंसिल हो गया, मेरे पास बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई है 8/3n। बेटा यही है ना, 2π से 2π कैंसिल, बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई 8/3n। मुझसे सबसे लीस्ट वैल्यू पूछिए शायद ना, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सिमम पूछिए, मैक्सिमम पूछिए तो एन की लीस्ट वैल्यू ले लो। बेटा एन की बेटा लीस्ट वैल्यू कितनी ले सकते हो? 1, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आएगी 8/3 मीटर। हालांकि एन को अगर 2 लूंगा तो 8/6 भी आएगी, अगर मैं फिर 8/9 भी आएगी, 8/12 भी आएगी। ये सारी वेवलेंथ जो होंगी वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी। देन इनमें से मुझे सबसे ग्रेटेस्ट पूछिए, ग्रेटेस्ट ऑफ कोर्स 8/3 है।
ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का जो सारा फंडा था वो भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो फॉर्मूला थ्योरी में निकाला था उसमें इधर भी एयर था और इधर भी एयर था, तो वो वाला फॉर्मूला यहां पर काम नहीं देगा, क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो इस सवाल के अंदर एक डेंसर मीडियम से था, और हमने जो फॉर्मूला निकाले थे उसमें यहां भी रेयर मीडियम था, यहां भी रेयर मीडियम था, और यहां पर उसमें डेंसर मीडियम था। ठीक है, तो फॉर्मूला काम नहीं देगा, कॉन्सेप्ट काम देगा। ठीक है बेटा, आई रियली होप कि सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना। आगे चलिए, अच्छा सवाल है ना। कॉन्सेप्चुअली ऐसे मेरे पास कोई खास बताने वाली बात है नहीं, बट फिर भी मुझे 2-4 बातें याद करानी है, इसलिए सारा सवाल करा रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज टू द n+1th ब्राइट डार्क फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। बेटा YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझसे पूछा है कि nth ब्राइट फ्रिंज और n+1th ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। अब सुनना बेटा, पहला ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो बीटा डिस्टेंस पे होगा, दूसरा ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो 2 बीटा डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो बताइए, पहला जो मिनिमा होगा, पहला जो डार्क फ्रिंज होगा वो 0.5 बीटा पे होगा, दूसरा वाला 1.5 बीटा पे होगा, तीसरा वाला 2.5 बीटा पे होगा, है कि नहीं बेटा। मैं याद करना चाहता हूं, ऐसे याद कर दूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि nth मैक्सिमा कहां पर होगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि nth मैक्सिमा जो होगा वो y = n टाइम्स बीटा पे होगा। nth मिनिमा कहां पर होगा, nth मिनिमा होगा y = n-12 टाइम्स बीटा पे। तो n+1th मैक्सिमा कहां पर, सॉरी n+1th मिनिमा कहां पर होगा बेटा, उसके लिए n को n+ में रख दो, और इसको रखते मेरे पास आ गया n+0.5 टाइम्स ऑफ बीटा। मुझसे इन दोनों के बीच में सेपरेशन पूछा है बेटा, माइनस कर दो, तो सॉल्व करते मेरे पास आ गया 0.5 टाइम्स ऑफ बीटा, दैट इज 0.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, सी मस्ट बी द आंसर। हालांकि हम ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते थे, कैसे, पहले मैक्सिमा और दूसरे मिनिमा के बीच की डिस्टेंस बड़ा चेक कर लो 0.5 बीटा, दूसरे मैक्सिमा और तीसरे मिनिमा के बीच की डिस्टेंस अगेन बड़ा आपकी 0.5 बीटा। देखिए बेटा, चलिए नेक्स्ट इज अगला सवाल, आराम से प्यार से बेटा सुनिएगा। Let S1 and S2 be the two slits in Young's double slit experiment. If central maxima is observed at point P and angle S1 P S2 is theta, then the fringe width of the light of wavelength lambda will be। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ हमें डायग्राम बनाना है। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बोल रखा है, हाँ बेटा सेंट्रल मैक्सिमा बोल रखा है इस P पॉइंट पर, ऊपर वाली स्लिट को बोल रखा है S1, नीचे वाली स्लिट को बोल रखा है S2। S1 P S2 ये जो एंगल है ये थीटा है, S1 P S2 ये वाला जो एंगल है ये सवाल मुझे दे रखा है थीटा। जो लाइट हमने यूज कर रखी है बेटा उसकी वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, और मुझसे पूछा है कि बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लेकिन सिर्फ कैपिटल D और स्मॉल d दे नहीं रखा, लैम्डा फिर भी दे रखा है, उसे हम थीटा की टर्म्स में लिख देंगे। देखना, दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल d, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा आपके पास कितनी है, कैपिटल D। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि फॉर एनी स्मॉल एंगल आई कैन से दैट कि थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। चलिए बेटा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन थीटा। ये हमारा आंसर।
लैम्डा अपॉन थीटा मस्ट बी द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए इस बात का। आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुनिए बेटा, in Young's double slit experiment we get 60 fringes in the field of view of monochromatic light of wavelength 4000 angstrom। ठीक है ना, अच्छी बात है। ये बड़ा कोई इस तरह से स्क्रीन होगी, उसमें किसी डिस्टेंस के अंदर ऐसे है ना 60 फ्रिंज आई हैं। कितने फ्रिंज आई हैं? 60 फ्रिंज आई हैं। और फ्रिंज जो आई हैं वो जिस लाइट के कोरस्पोंडिंग आई है उसकी वेवलेंथ है मेरे पास 4000 एंगस्ट्रॉम। मान लो कि यहां से तक की डिस्टेंस है L, तो मैं लिख सकता हूं कि L इज इक्वल्स टू बेटा कितनी आई है 60 फ्रिंज, तो 60 टाइम्स बीटा 1। ठीक है। इफ वी यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम अगर मैं यूज करूं तो नंबर ऑफ फ्रिंज इतनी सी जगह में ही कितनी होंगी? थोड़ा ऑब्वियस बात है कि वेवलेंथ अगर चेंज करोगे तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ वो आपके जो फ्रिंजेस होगी चेंज आएगी। उसी लेंथ में मान लेता हूं कि n फ्रिंजेस आएंगी और हर फ्रिंज की थिकनेस है लेट्स से बीटा 2, 60 टाइम्स बीटा 1। बेटा पहले वाली जो वेव है उसकी बीटा कितनी आएगी? लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स बीटा 2। बेटा बीटा 2 इज दूसरी वाली वेव की फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? उसका लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। 60 इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम शुड बी इक्वल टू n टाइम्स, बड़ा दूसरी वाली वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम बड़ा आपका कैंसिल हो गया। बड़ा n की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 40 फ्रिंजेस उतनी ही बड़ा आपकी लेंथ के अंदर आ जाएगी। सिंपल सवाल। आगे चलिए, अच्छा सवाल सुनिएगा। हालांकि मैंने एक्चुअल क्लास के अंदर इस तरह का सवाल आपको करा रखा है, सुनिएगा। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज स्मॉल d, ओके, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल D, अगेन एवरीथिंग इज फाइन। कैपिटल D जैसा बड़ा अक्सर होता है स्मॉल d से काफी बड़ा है। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न देयर इज अ मैक्सिमा एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच स्लिट। सुना तुम लोगों ने? ये बेटा मान लो स्लिट और कहानी कुछ ऐसे ऐसे, ये सामने स्क्रीन। अब ये बोला गया है कि इस स्लिट के जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है यहां पर कोई ना कोई मैक्सिमा है। वैसे इसके सामने भी कोई ना कोई मैक्सिमा है, ये बोल रखा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा है। कोई इश्यू नहीं बेटा। मैं जानता हूं कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की d है, जिसमें से ये वाला डिस्टेंस मेरे पास d/2 है। ये वाला डिस्टेंस अगर d/2 है तो ऑफ कोर्स बेटा ये सेंट्रल मैक्सिमा से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी d/2 है। यहां पर मुझे बोल रखा है कि मैक्सिमा है। अच्छा मैक्सिमा है तो ऑब्वियस बात है या तो यहां पर पहला मैक्सिमा होगा, या यहां पर दूसरा मैक्सिमा होगा, या तीसरा मैक्सिमा होगा, या nth मैक्सिमा होगा। सो दिस y शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ बीटा। It should be n times lambda capital D upon small d। कौन बेटा? d/2। हो गया सवाल। मुझसे क्या पूछिए? वेवलेंथ पूछिए। वेवलेंथ की मेरे पास वैल्यू आ गई है स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स n कैपिटल D। ये मेरा आंसर है। d स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स n कैपिटल D। n को 1 रखूंगा तो लेम्डा की वैल्यू जाएगी d स्क्वायर अपॉन 2d। n को 2 रखूंगा तो d स्क्वायर अपॉन 4d। n को अगर 3 रखूंगा तो d स्क्वायर अपॉन 6d एंड सो ऑन। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा बिल्कुल नजर आ रहा है। ऑप्शन इज ऑफ कोर्स सी बेटा का आंसर है। और भी बेटा बहुत सारे पॉसिबल है, 3 ही पूछे गए, 3 लिख दिए मैंने। समझ में आएगा? लेम्डा की अगर वैल्यू ये हुई तो लेम्डा की वैल्यू अगर ये वाली हुई तो पहला मैक्सिमा आएगा क्योंकि हमने n को 1 रखा है। लेम्डा की वैल्यू अगर ये हुई तो इसी पॉइंट पर दूसरा मैक्सिमा होगा क्योंकि बेटा n को 2 रखने पे आया है। लेम्डा की वैल्यू अगर ये हुई तो बेटा उस केस में इस पॉइंट पर थर्ड मैक्सिमा होगा क्योंकि n को 3 रखने पर ये आया है।
ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट से इंटरफेरेंस का एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर ये छोटा सा सवाल, सॉरी। इन ए YDSC द सेंट्रल ब्रांच फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड। किस पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी? भाई सारे के सारे जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसमें से मुझे सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है। ये बड़ा आपके पास लेट से कोई स्क्रीन है, ठीक है ना, इस स्क्रीन में कौन से वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करूं? एज इट हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन द अदर ब्राइट फ्रिंज। गलत बेटा, तुम तो इस बात को जानते ही हो, समझते ही हो कि YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर चाहे सेंट्रल मैक्सिमा हो, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड मैक्सिमा हो, सबकी इंटेंसिटी सेम रहती है। एज इट इज वाइडर देन द ब्राइट फ्रिंज देन अदर ब्राइट फ्रिंज, नहीं, सबकी बड़ा विड्थ तो सेम ही रहती है और सबकी विड्थ हमें पता है कि दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एज इट इज नैरोअर देन द अदर ब्राइट फ्रिंज, ऑफ कोर्स बड़ा गलत ही, तो उसका उल्टा ही तो बोल दिया उसने। हम तो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम थिकनेस रहती है सर। बाय यूजिंग व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ द सिंगल वेवलेंथ लाइट। ये बात मेरे को सही लग रही है कि हमारे पास जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग व्हाइट लाइट यूज कर लें। व्हाइट लाइट के अंदर तुम जानते हो कि वायलेट भी होगा, इंडिगो भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा, रेड भी होगा, और हर एक की वेवलेंथ अलग अलग होगी। हर एक की वेवलेंथ अलग अलग होगी तो हर एक का बीटा अलग अलग होगा। हर एक का बीटा अलग अलग होगा तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा अलग अलग जगह होंगे, अलग अलग जगह होंगे। मैंने तो मेरे बच्चों को याद भी करा रखा है कि जैसे बीटा ऑफ वायलेट विल बी लैम्डा ऑफ वायलेट कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बीटा ऑफ रेड विल बी ऑफ कोर्स लैम्डा ऑफ रेड कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ऑब्वियस बात है कि वायलेट का जो पहला मैक्सिमा होगा वो नजदीक होगा और रेड का जो पहला मैक्सिमा होगा बेटा वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा दूर होगा। तो बाकी सारे जो मैक्सिमास होंगे ना वो अलग अलग कलर के अलग अलग जगह होंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा वाला जो पॉइंट है ना वो वाले पॉइंट पर तो सभी का मैक्सिमा आएगा, चाहे वो वायलेट हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड हो। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर तो बिल्कुल एक व्हाइट, अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो यहां पर बिल्कुल एक व्हाइट कलर नजर आएगा, ब्राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सारे के सारे जो लाइट्स हैं सबका ही पार्ट डिफरेंस 0 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो सबका सेम होगा, फर्स्ट मैक्सिमा सबका सेम जगह नहीं होगा। तो आप तो व्हाइट लाइट यूज कर लो और बीचों बीच वाला जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल ब्राइट नजर आएगा और व्हाइट नजर आएगा, वो समझ जाना कि वो वाला पॉइंट आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। बाकी सारे पॉइंट्स बेटा कभी कहीं पर बेटा रेड नजर आएगा, कहीं वायलेट नजर आएगा, कहीं ब्लू नजर आएगा, कहीं ग्रीन नजर आएगा, वो अलग अलग होंगे। तो सबके पहले मैक्सिमा दूसरे मैक्सिमा अलग अलग जगह होंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा सबका एक जगह होगा। तो इस तरह से हम सेंट्रल मैक्सिमा पहचान सकते हैं कि व्हाइट लाइट यूज कर लो और व्हाइट लाइट का जहां पर मैक्सिमा है वही बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज बढ़िया सवाल बेटा, है ना। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये सवाल जेईई मेन लेवल का तो नहीं है, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बच्चों को ना कुछ बातें सिखा सकता हूं, इसलिए ये वाला सवाल पूछा। ठीक, सुनिएगा। ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन वाटर। बेटा ये जो स्लिट है और जो स्क्रीन है इसके बीच में वाटर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास μ1 है। ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S2। बेटा जो स्लिट S2 है इसके सामने T थिकनेस की बेटा ये एक ग्लास स्लैब लगा रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे सवाल के अंदर दे रखा है μ2। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस एट पॉइंट O। ये जो पॉइंट O है इस पर कितना फेज डिफरेंस आएगा ये मुझसे पूछा है। अज्यूम दैट लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लाइट का एयर में जो वेवलेंथ है वो मुझे लैम्डा दे रखा है, तो मुझसे पूछा है कि बताओ O पॉइंट पर आपका दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। एक लाइट आएगी S1 से, एक लाइट आएगी S2 से। मैं जानता हूं कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा। ऑफ कोर्स बेटा ये जो लैम्डा ना ये इन एयर या इन वैक्यूम वाला होना चाहिए, तो बेटा ये तो मुझे दिया हुआ है, चिंता ही नहीं करनी है। मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये पाथ डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट पाथ डिफरेंस। अभी समझाता हूं, एक काम कर बेटा, टी थिकनेस की ही बेटा यहां पर एक इमेजिनरी वाटर की स्लैब ले लें, इसके वाटर की, ठीक है। यहां पर बेटा वाटर है, यहां पर तो वाटर है, यहां पर तो वाटर है। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ है भी बराबर और सेम मीडियम में है, इसलिए ऑफ कोर्स ये वाली ऑप्टिकल लेंथ और ये वाली ऑप्टिकल लेंथ तो बराबर होगी। तो यहां पर तो कोई पार्ट डिफरेंस आया ही नहीं। पार्ट डिफरेंस सिर्फ यहां आया कि इस लाइट ने टी थिकनेस जो है वो ट्रेवल की है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो इसकी ऑप्टिकल लेंथ आएगी μ2 इंटू टी। इस लाइट ने यहां पर ये जो टी थिकनेस है ये ट्रेवल की है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो ऑफ कोर्स इसकी ऑप्टिकल लेंथ मेरे पास μ1t है। अब मैंने मेरे बच्चों को सीधा सीधा ये सिखा रखा है, समझा रखा है कि पाथ डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सिर्फ दिखने में ही सेम है, सिर्फ दिखने में सेम है। ये एक्चुअल में लेंथ t है ही नहीं, ये एक्चुअल में लेंथ t है ही नहीं। ये एक्चुअल लेंथ कितनी है μ2t, ये कितनी, सॉरी ये वाली कितनी है μ1t, ये कितनी है μ2t। टी तो सिर्फ उसे देखने में है जिसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, हमारे काम की क्या होती है ऑप्टिकल लेंथ। वो कैसे आती है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पाथ डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑफ कोर्स इसका और इसका डिफरेंस। ये है आपका μ2t, ये है आपका बेटा μ1t, बेटा दिस इज योर पाथ डिफरेंस। ले बेटा मेरे पास आंसर आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इन एयर। अच्छा हुआ कि लैम्डा बेटा वाटर में नहीं दिया, वरना उसे भी चेंज करना पड़ता। यहां पर लैम्डा हमेशा इन एयर ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस इज μ2t माइनस μ1t। और बेटा कोई ना कोई आंसर तो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ ये बेटा ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया μ2 माइनस μ1 इंटू टी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। सवाल भी आपसे बनना चाहिए। हालांकि बेटा सवाल में एक दो मिसप्रिंट है, तो पहले एक बार सुन लो। In the figure shown in a YDSC, a parallel beam of light is incident on the slit from a medium of refractive index n1। बेटा यहां पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां से बेटा लाइट आ रही है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज λ1। इस मीडियम के अंदर लाइट की जो वेवलेंथ है बेटा वो λ1 है। तो क्या मैं वैक्यूम के अंदर लाइट की वेवलेंथ निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ विल बी, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। किसी भी मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा वही रहती है। वी को बेटा मैं हमेशा लिखता हूं c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है n1। बेटा c अपॉन f को मैं जानता हूं, मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम भी जानते हैं, इट इज λ0 अपॉन n1। यहां से मेरे को पता लग गया कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की वेवलेंथ होगी दैट विल बी n1 टाइम्स λ1। काम आएगी बेटा मेरी, ठीक है। आगे चलते हैं। ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 लिखना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 इज पुट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। बेटा इसके सामने मैंने एक ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है। द मीडियम बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ स्लिट इज n2। बेटा बाकी जो मीडियम है वो आपका n2 है। आप बोलोगे सर इसके आगे वाली कहानी तो मोर और लेस पिछले वाले सवाल जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव रीचिंग पॉइंट O, इस पॉइंट O पर जो दोनों वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। सवाल काफी हद तक पिछले वाला सवाल जैसा सा ही है। अब सुनना बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर टी थिकनेस का ही एक इमेजनरी ऐसे स्लैब मान लेता हूं, n2 मीडियम का ही, n2 मीडियम का ही, n2 मीडियम का ही टी थिकनेस। अब ध्यान से आराम सुनना, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है बराबर है, ठीक है ना। ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है।
डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसका है। सो डिफरेंस कैसे, ये भी टी है, ये भी टी है। अरे बेटा ये टी जो है ये N3 मीडियम में है, तो इसकी ऑप्टिकल लेंथ है N3T, इसकी ऑप्टिकल लेंथ है N2T। तो आपका जो पाथ डिफरेंस आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स N3T माइनस N2T। फेस डिफरेंस पूछा है कि ओ पॉइंट पे कितना होगा। बेटा मैं मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि फेस डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा, कौन सा लैम्डा, इन वैक्यूम, मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। ये सिखा रखा है मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे के लिए लगाएंगे आंसर आएगा 2 पाई बाय वैक्यूम में वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत से निकाला है N3 माइनस N2 इंटू टी। लेकिन सर वैक्यूम या एयर के अंदर लाइट की वेवलेंथ दे रखी, बड़ा अपने निकाल तो रखिए, उसे यहां रख दो। इसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 2 पाई लैम्डा नोट को मैं लिख सकता हूं N1 लैम्डा 1 N3 माइनस N2। ये बड़ा आपका फेस डिफरेंस है। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट 2 पाई बाय लैम्डा 1 N1, यही आ गया शायद 2 पाई बाय लैम्डा 1 N1 इंटू N3 माइनस N2 इंटू टी। ये बड़ा आपका आंसर आ गया। आई रियली होप बड़ा सारा मामला आप समझ ही गए होंगे। पिछले वाले सवाल जैसा सा ही था, बस इसमें हल्का सा क्या अंतर था कि जो वेवलेंथ दे रखी थी वो वैक्यूम में नहीं दे रखी थी, वो एक मीडियम में दे रखी थी, तुमने चेंज कर लिया। हम बहुत सारी बातें सीख गए होंगे इस सवाल से, ठीक है। इस तरह का एग्जैक्ट सवाल तो आप जेईई एडवांस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज when a thin transparent sheet of refractive index 3/2 is placed near one of the slits in Young's double slit experiment, the intensity at the center of screen reduces to half of the maximum intensity. Okay, the minimum thickness of sheet should be, बेटा लैम्डा ले रखे। अच्छा सवाल है, तो बढ़िया सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, तो सब पूरा एकदम बढ़िया रिवीजन करा देगा, हर बात का रिवीजन करा देगा, तो 3-4 फॉर्मूला का रिवीजन करा देगा, सारे कॉन्सेप्ट सीधे कर देगा अपने तो। चलिए बेटा, ऊपर वाली स्लिट S1, नीचे वाली स्लिट मेरे पास S2, लाइट आई बेटा ऐसे, लाइट आई ऐसे। मान लीजिए कि स्लिट S1 से इंटेंसिटी आ रही है I0, स्लिट S2 से इंटेंसिटी आ रही है I0, ठीक है। इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, बेटा सेंटर ऑफ स्क्रीन मतलब इसकी बात हो रही है, यहां से लाइट आएगी U, यहां से लाइट आएगी E। मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज, वैसे बड़ा एक्चुअल फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई, मगर दोनों के कारण इंटेंसिटी सेम है, तो बड़ा ये कन्वर्ट हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। शुरुआत में तो बेटा ऑफ कोर्स यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा और यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो इनिशियल जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी बेटा दैट विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी ऑब्वियसली 4I0। अब बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि मैंने एक स्लिट के सामने 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा दी इस तरह से, ठीक है बेटा। इसकी थिकनेस मुझे पता नहीं है, पता करनी है। अब इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या सर यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है क्या? नहीं बेटा पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है सर। अब पार्ट डिफरेंस कितना होगा समझाता हूं बेटा, इतनी ही टी थिकनेस का यहां पर एक स्लैब और मान ले, बस ये एयर का मान ले, क्योंकि यहां पर तो एयर ही ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ तो बराबर है। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इसका। सर डिफरेंस कैसे, ये भी टी है, ये भी टी है। बेटा ये टी नहीं है, ये म्यू इंटू टी है। हाँ ये आपका टी ही है, तो पाथ डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस। तो आपका दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस जो आएगा बेटा दैट विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी। बहुत सारे बच्चे तो फॉर्मूला याद ही रखते हैं कि सर पाथ डिफरेंस विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी, मैंने निकाल दिया, दैट इज ऑफ कोर्स t/2। ये है पाथ डिफरेंस। तो अब फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स t/2। बेटा मेरे ख्याल से 2 से 2 कैंसिल, बट दैट इज पाई t बाई लैम्डा। दिस इज द फेज डिफरेंस। व्हाट डू आई वांट, आई वांट द न्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी
इज जस्ट हाफ ऑफ दिस, जस्ट हाफ ऑफ दिस। 4 आई नोट का हाफ क्या होगा? 2 आई नोट। और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 4 टाइम्स आई नोट टाइम्स कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस अपॉन 2। बड़ा फेज डिफरेंस अपॉन 2 इज पाई टी अपॉन 2 लैम्डा। सॉल्व कर लो बेटा, मेरे पास आ गया हाफ इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई टी अपॉन 2 लैम्डा। इसका मतलब कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। बड़ा मुझे मेरे ख्याल से टी की लिस्ट वैल्यू चाहिए, टी की बेटा मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ इसको पाई टी बाई 2 लैम्डा को पाई बाई 4 कर दो। बेटा बेटा मैं 3 पाई बाई 4 भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लिस्ट वाली चाहिए तो मैंने ऐसे लगी। पाई से बेटा पाई कैंसिल हो गया और टी की वैल्यू आ गई है 2 लैम्डा अपॉन 4। आई थिंक बेटा टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है लैम्डा बाई 2। इस स्लैब की जो थिकनेस है बेटा वो लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा द ऑप्शन इज ऑफ कोर्स सी, सॉरी हाँ सी। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट इज बेटा एक अच्छा सा मेलस लॉ का सवाल, बहुत ही बढ़िया सा। जेई ने बेटा जितने भी मेलस लॉ के सवाल पूछे वो मोर और लेस बेटा इसी सवाल के इर्द गिर्द के ही सवाल उन्होंने पूछे। इन ए स्टैक ऑफ 3 पोलराइजिंग शीट्स द फर्स्ट एंड थर्ड आर क्रॉस्ड। बेटा क्रॉस मतलब पहली वाली अगर ऐसी है तो तीसरी वाली ऐसी है। क्रॉस मतलब ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। while the middle one has its axis at an angle 45 डिग्री to the axis of the other two। मतलब पहली वाली ऐसे, अगली वाली उसके 45 डिग्री पे, उसके अगली वाली उसके 45 डिग्री पे, तो पहली और आखिरी वाली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एन इंसिडेंट अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द स्टैक। कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो समझ में आ गया हुआ। आपके पास कुल मिलाकर 3 पोलराइजर है। पहले वाला पोलराइजर बेटा ये रहा, अगले वाला जो पोलराइजर है वो पहले वाले पोलराइजर से 45 डिग्री पे है, और अगले वाला जो पोलराइजर है वो ऐसे है, ऐसे लिख दो बेटा, यूं क्रॉस ऐसे। मतलब पहले वाला यूं है, अगला वाला यूं है, अगला वाला यूं है, ठीक। मैंने कोई ना कोई लाइट बेटा भेजी ऐसे जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। मुझसे पूछा है यहां पर कितनी इंटेंसिटी आएगी। बहुत सिंपल, सबसे पहला पोलराइजर तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करेगा। मैंने सीधा याद करा रखा है कि अनपोलराइज्ड लाइट को अगर पोलराइज कराओगे तो सीधे ही इंटेंसिटी आपकी हाफ हो जाएगी एंड इट विल बी आई नॉट बाई 2। अब ये वाला पोलराइजर क्या करेगा? ये जो लाइट पोलराइज होके आई है ये यूं आई है, अगला पोलराइजर जो है वो इसके साथ 45 डिग्री पे है, तो इस इंटेंसिटी का cos स्क्वायर 45 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज योर मेलस लॉ। बड़ा cos 45 इज 1 बाई रूट 2, तो बड़ा मेरे पास ये आ गया आई नॉट बाई 4। अब जो लाइट है वो इस तरफ पोलराइज हो चुकी है। अब अगले वाला जो पोलराइजर है वो इसके साथ कितने एंगल पे? 45 पे। पहले वाले के साथ 90 डिग्री पे है, लेकिन हमारी जो इस वाले पोलराइजर ने जो लाइट को इस तरफ पोलराइज किया है, इसके साथ अगले वाले पोलराइजर का एंगल बड़ा कितना है? 45। तो अगले वाला पोलराइजर इस इंटेंसिटी का मतलब आई नॉट बाई 4 का भी cos स्क्वायर 45 कर देगा। बड़ा आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी आई नॉट बाई 8। मुझसे पूछा है कि आपने जो इंटेंसिटी भेजी थी उसकी कितनी फ्रैक्शन जो होगी वो बच जाएगी। बड़ा मेरे ख्याल से 1/8 बच जाएगी। देयर मस्ट बी डी ऑप्शन। अनपोलराइज को पोलराइज करना हो तो कुछ नहीं करना, सीधा हाफ करना है। और अगर मान लो बड़ा पोलराइज को फिर से पोलराइज कर रहे हो तो लाइट किस तरफ पोलराइज्ड है और आपका अगला पोलराइजर किस तरफ है, उनके बीच का जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट है, और इंटेंसिटी आपकी हमेशा cos स्क्वायर ऑफ दैट एंगल हो जाएगा। अगला सवाल बेटा, ये तो ऐसे ही फर्जी सा सवाल है, कोई बहुत भारी बात इसमें है नहीं, बट मुझे लगा कम से कम एक ऑब्लिक इंसिडेंस पे कोई ना कोई सवाल तो कराऊं। हाँ बेटा, ए पैरेलल लाइट ऑफ बीम, सेंट्रल लाइन बेटा आपके पास ऐसे है, ठीक है। यूआईडीएससी एक्सपेरिमेंट है। द नंबर ऑफ मिनिमाज ऑब्टेन्ड ऑन द लार्ज स्क्रीन इज n1। नाउ इफ द बीम इज टिल्टेड, बेटा पहले बीम आ रही थी ऐसे, नाउ द बीम इज नाउ टिल्टेड बाय सम एंगल, द नंबर ऑफ मिनिमाज ऑब्टेन्ड इज n2। सवाल तो समझ में आ गया होगा। पहले बेटा आपका मामला ऐसा था,
पहले लाइट आ रही थी ऐसे, पहले लाइट आ रही थी ऐसे, तो इस पूरी की पूरी स्क्रीन पर n1 नंबर ऑफ मिनिमास थे। अब मैंने इसको यूं घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया और लाइट अब ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंस कर रही है। अब मुझसे पूछा बताओ नंबर ऑफ मिनिमास कितने होंगे? उतने ही होंगे भाई। इस तरह से घुमाने पर आपकी जो फ्रिंज विड्थ है ना वो तो उतनी रहेगी, फ्रिंज विड्थ उतनी ही रहेगी, स्क्रीन की साइज भी उतनी रहेगी, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ जो आपके फ्रिंजेस हैं वो भी उतनी रहेंगी और नंबर ऑफ मिनिमास भी उतनी रहेंगे। सिंपल सी बात। बस फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि पहले जब लाइट यूं आ रही थी तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, और जब लाइट यूं आ रही है लेट से किसी एंगल थीटा पर, तो सेंट्रल मैक्सिमा आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा एंगल थीटा पर यहां, बस। और आपका सारा का सारा पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लो कि 5 मिनिमा, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो 5 मिनिमा जो है वो ऊपर से गायब हो गए, ऊपर से अगर 5 मिनिमा अगर गायब हो जाएंगे तो नीचे आपके 5 मिनिमा आ जाएंगे और नंबर ऑफ मिनिमा टोटल आपके उतने के उतने ही रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा जो पहले यहां हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ यहां शिफ्ट हुआ है, ना तो फ्रिंज विड्थ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है, ना ही कोई और फर्क पड़े। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। बड़ा एक फॉर्मूला बेस्ड सा सवाल सुनिएगा। In a YDSC, a thin sheet of mica is placed over one of the two slits. बड़ा ठीक है, अब मैं बार बार बड़ा क्या डायग्राम बनाऊं, दोनों स्लिट्स में से किसी एक के भी आगे बड़ा इस तरह के तुम अगर स्लिट अगर रखते हो तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है बड़ा कितना, म्यू माइनस 1 इंटू टी। मेरे बच्चे समझते हैं इस बात को। तो एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न, जो इस पूरे के पूरे फ्रिंज पैटर्न का जो सेंटर वाला मैक्सिमा था, शिफ्टेड बाय अमाउंट कोरस्पॉन्डिंग टू 30 डार्क बैंड्स। मतलब जैसे बेटा मैंने माइका लगाया तो ऐसे मान के चल लो कि 30, भाई जो सेंटर मैक्सिमा था ना वो यहां से शिफ्ट होते यहां चला गया, और कितना आगे चला गया, 30 टाइम्स बीटा आगे चला गया। मतलब 30 जो पैटर्न है ना वो बेटा इसको क्रॉस कर गया। कोई बात नहीं बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ना वहां पर बेटा पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0। अब एक तरह से यहां पर 30th मैक्सिमा आ रखा है, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर अब पाथ डिफरेंस जो होगा वो 30 टाइम्स लैम्डा होगा। ठीक है। The wavelength of the light in this experiment is this much and the refractive index of mica is 1.6. The mica thickness approximately कितनी आएगी? बड़ा सिंपल सी बात है, जो माइका थिकनेस है अगर वो निकालनी है तो वो पाथ डिफरेंस करेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। इट इज द पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है ना। अब 30th नंबर का मैक्सिमा है यहाँ पर बड़ा, 30वें नंबर का अगर मैक्सिमा है तो बड़ा यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 टाइम्स ऑफ लैम्डा। मेरे ख्याल से वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। मैडम मेरे से पूछा क्या है, टी पूछा है, तो 30 टाइम्स लैम्डा, बड़ा लैम्डा कितना है, 480 नैनोमीटर अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू माइनस 1, म्यू कितना है 0.6 इन, हाँ बस यही और क्या है, बड़ा 0.6 से ये गया तो 50। ठीक है, 50 इंटू 5 बड़ा कितना हो गया, 240, 00 और इंटू 10⁻⁻⁹ ये 3 गया तो मेरे पास आ गया 24 माइक्रोमीटर। 24 माइक्रोमीटर, बड़ा मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 0.024 मिलीमीटर। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा, ऑप्शन इज डी, बेटा डी आपका आंसर। ठीक है ना, आसान सा सवाल है, कोई खास बेटा इसमें दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये बेटा ऐसे ही है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है उस पर सीधा सवाल है। क्या बेटा, वेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस दिस मच एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस मच, द वेवलेंथ in the visible region that is strongly reflected by plate। बट आपके पास ये कोई ग्लास प्लेट है, एयर के अंदर है, इसकी कोई ना कोई बड़ा थिकनेस है टी। ठीक है, कितनी, 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बड़ा इसका 1.5। बड़ा वेवलेंथ निकालनी है मुझे वो वाली जो स्ट्रांगली बड़ा यहां पर रिफ्लेक्ट होती है। अब बड़ा सीधी सीधी बात है कि इस सवाल में साफ साफ लिखा है कि ये ग्लास प्लेट इन एयर है,
तो इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, दोनों तरफ एयर है, तो उस केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले से याद करा रखा है। नीचे वाले जो सरफेस होगी वो किस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, ऊपर वाली सरफेस किस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, दोनों बता रखी है। ऊपर वाली सरफेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो बेटा इसके लिए 4 म्यू टी शुड बी इक्वल टू ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा। बेटा ऐसा सा कोई फॉर्मूला आया था, ठीक है। नीचे के लिए बेटा कोई फॉर्मूला आया था, अगर बेटा आपको हल्का फुल्का याद हो तो नीचे वाले क्या आया था बेटा 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या रहा पहले से तो आंसर आ जाएगा। मुझसे वेवलेंथ पूछिए क्या, हाँ वेवलेंथ ही पूछिए। बेटा वेवलेंथ मेरे पास आ गई है 4 म्यू टी अपॉन 2n प्लस 1। बेटा 2n प्लस मतलब ऑड, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। 4 म्यू टी, 4 म्यू कितना बेटा 1.5, टी कितना बेटा 500 नैनोमीटर अपॉन 2n प्लस 1। बेटा मल्टीप्लाई करना, 3000 नैनोमीटर अपॉन 2n प्लस 1। बेटा n को 0 रखना तो आ जाएगा मेरे पास 3000 नैनोमीटर। बेटा n को 1 रखना तो मेरे पास आ जाएगा 1000 नैनोमीटर। बेटा n को 2 रखना तो मेरे पास आ जाएगा 600 नैनोमीटर। बेटा n को 3 रखना तो आ जाएगा 3000/7 नैनोमीटर एंड सो ऑन। बेटा इसमें से कौन सा वाला विजिबल रीजन के अंदर आपका लाई करेगा? बेटा मेरे ख्याल से 300 समथिंग नैनोमीटर से लेके 700 समथिंग नैनोमीटर तक बेटा आपका विजिबल रेंज रहती है। उसमें विजिबल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है बेटा, कौन सा? 600 नैनोमीटर, सॉरी 400 से 700 के बीच में कौन सा है? 600 नैनोमीटर। बेटा 400 से 700 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 600 नैनोमीटर। चलो आगे चलते हैं। आसान सा सवाल बेटा, ठीक है, कुछ कुछ आसान सवाल भी हैं, सुनिएगा। इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर। दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम 2 स्लिट्स इज 4 मीटर। बेटा स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी आपके पास 4 मीटर है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, बेटा लाइट यूज कर रखी है 400 नैनोमीटर की। व्हाट इज द डिस्टेंस इन मिलीमीटर बिटवीन थर्ड मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा formed on the same side of central maxima? ये formed on the same side of central maxima बेटा जानबूझ के लिखा है आपको सवाल बढ़िया तरीके से बिना कंफ्यूजन के करने के लिए। पहले बताओ कि आपका तीसरा मैक्सिमा कहां पर होगा? पहला मैक्सिमा होगा बीटा पे, दूसरा 2 बीटा पे, तीसरा 3 बीटा पे। बेटा यही सब चीज समझाने के लिए तो मैं सवाल कर रहा हूं। बेटा पहला मैक्सिमा होगा 3 बीटा डिस्टेंस, सर तीसरा मैक्सिमा होगा 3 बीटा पे। पांचवा मिनिमा कहां पर होगा? बेटा सीधा सीधा याद करा रखा है, पांचवा मिनिमा होगा 5 माइनस हाफ टाइम्स बीटा पे। नहीं याद तो अब कर लो। पहला मिनिमा होगा 0.5 बीटा पे, दूसरा मिनिमा होगा 1.5 बीटा पे, तीसरा मिनिमा होगा 2.5 बीटा पे, चौथा मिनिमा होगा 3.5 बीटा पे, पांचवा मिनिमा होगा 4.5 बीटा पे। तो बेटा ये मेरे पास यहां कहीं पांचवा मिनिमा है, दिस इज 4.5 टाइम्स ऑफ बीटा। अरे सर लेकिन ये मैक्सिमा तो 3 बीटा ऊपर भी हो सकता है, 3 बीटा नीचे भी हो सकता है। सर ये पांचवा मिनिमा तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सिर्फ हमने ये दो ही क्यों बनाए? बेटा इसलिए कि सवाल में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के एक तरफ वाले ही हमें लेने हैं। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछिए बेटा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ऑफ कोर्स 1.5 टाइम्स ऑफ बीटा। तो मेरा आंसर आ गया है 1.5 टाइम्स बीटा। बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। 2 और 3 5 बड़ा 10 रेज़ टू पावर -4 बड़ा 4 चौक 16, 16 इंटू 1.5 बड़ा कितना 24, तो 2.4 मिलीमीटर बड़ा मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? वापस से चेक करना पड़ा, यह मैंने लैम्डा गलत उतार लिया, सॉरी। हाँ बेटा वापस है ना, लैम्डा बेटा कितना है 500 नैनोमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी
बड़ा डिस्टेंस आएगी 1.5 टाइम्स बीटा, बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बड़ा 2 और 3 बड़ा 5, तो ये तो हो गया 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, 5 चौके 20, 20 इंटू कितना 30, तो मेरे पास आ गया 30 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, दैट इज 3 मिलीमीटर। बड़ा मिलीमीटर में आंसर पूछा तो आंसर कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, आगे चलो बच्चों, अगला सवाल करते हैं बेटा। अच्छा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। ए पॉइंट सोर्स एस विच इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है ना, एमिट्स लाइट रे ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस। बेटा ये दो वेवलेंथ निकाल रहा है तो पॉलीक्रोमेटिक सोर्स हो गया, अच्छी बात है। पॉलीक्रोमेटिक सोर्स से कोई अलग से थ्योरी नहीं है, जो बातें हमने सीख रखी है, समझ रखी है, वही बड़े आराम से वैलिड है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2 इज 1 मिलीमीटर। बेटा दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन स्क्रीन एट विच बोथ द वेवलेंथ प्रोड्यूस मैक्सिमा। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा पर तो दोनों का मैक्सिमा है ही है, इसके अलावा कहां पर दोनों का मैक्सिमा एक साथ आएगा? मान लेता हूं कि 4000 एंगस्ट्रॉम वाली जो लाइट है उसका यहां पर n1 नंबर का मैक्सिमा है, तो दिस y शुड बी इक्वल टू n1 टाइम्स बीटा 1। मैं मान लेता हूं कि दूसरी वाली जो वेव है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, मैं मान लेता हूं कि उसका यहां पर n2 नंबर वाला मैक्सिमा है, तो इट शुड बी इक्वल टू n2 टाइम्स बीटा 2। n1 टाइम्स लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मेरे पास आ गया n1 लैम्डा 1 इज 4000 शुड बी इक्वल टू n2 टाइम्स 6000। मेरे पास n1 अपॉन n2 आ गया 3/2। इसका मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम वाले का तो थर्ड मैक्सिमा और इसका दूसरा मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, इसका तीसरा मैक्सिमा और इसका दूसरा मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। सर वो कहां पर होगा? बड़ा वो होगा कितनी दूरी पे? y इज इक्वल टू इसका तीसरा मैक्सिमा 3 टाइम्स बीटा, 3 टाइम्स बड़ा बोलना बीटा कितना होता है? लैम्डा कैपिटल D, बड़ा कैपिटल D कितना है? बड़ा स्लिट 2 मीटर, बड़ा डायग्राम में दे रखा है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बेटा स्मॉल d कितना है? ये लीजिए बेटा 3 3 6, मतलब बेटा 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर बेटा आपका आंसर आ गया। यहीं पर आप दूसरे वाले का भी सोल्व कर सकते। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा 2 अगर सॉल्व करते तब भी बेटा आपका आंसर यही आता। ठीक है, वैसे एक बात और बोल दूं, वैसे सवाल हो चुका है कि इसका छठा वाला मैक्सिमा और इसका चौथा वाला मैक्सिमा भी कोइंसाइड करेगा, इसका 9वां मैक्सिमा और इसका छठा मैक्सिमा भी कोइंसाइड करेगा। ठीक, आगे चलते बेटा। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, अगेन बेटा थोड़ा सा टफर साइड का सवाल तो है, आराम से बेटा देखना समझना, सीधे फॉर्मूले से सवाल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आता होगा तभी जाके बेटा ये सवाल बन पाएगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दो सिचुएशन से बेटा आराम आराम से दोनों को देखना। In a wide guessing experiment, thin film of thickness T1 and T2 are placed in front of slits S1 and S2 as shown in figure 1 and 2. ठीक है, it is observed that first minima and second maxima are produced at point O in the first and second experiment. अच्छा, पहले वाले केस में तो O पॉइंट पर पहला मिनिमा आता है, तो मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 है। दूसरे वाले केस में
सेकंड मैक्सिमा आता है, सेकंड मैक्सिमा आता है तो पार्ट डिफरेंस 2 टाइम्स लैम्डा होना चाहिए। पहले मैक्सिमा के लिए 1 टाइम्स लैम्डा, दूसरे मैक्सिमा के लिए 2 टाइम्स लैम्डा। हाँ, पॉइंट ओ एंड एस आर सिमेट्रिकली, बड़ा ठीक है, अच्छी बात है। S1 S2 बड़ा स्लिट्स हैं। बोथ द फिल्म हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। T2/T1 मुझसे पूछा है, निकाल देंगे। पहले एक बार जो पहला वाला डायग्राम है ना उसको सोचते हैं। बेटा पहले वाले डायग्राम को सोचते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास कोई स्लैब, बेटा मेरे पास ये दूसरी वाली स्लैब, ठीक है। हाँ बेटा, थिकनेस उनकी T1 T2 है और बेटा दोनों जो स्लैब है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू मान लेता हूँ। यहाँ से बेटा लाइट यूं आई, बेटा यहाँ से आपकी लाइट यूं आई। यहाँ पर क्या रखा है कि पहले वाले केस में बेटा क्या बना है आपके पास, पहले वाले केस में मिनिमा बना है, फर्स्ट मिनिमा बना है। अगर मिनिमा बना है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा। पहला मिनिमा बना है तो 1 टाइम्स λ/2, दूसरा मिनिमा बनता तो 3 टाइम्स λ/2, तीसरा मिनिमा बनता तो 5 टाइम्स λ/2। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस इज λ/2। सर पार्ट डिफरेंस कैसे लिखोगे? लिखूंगा बेटा ये T1, ये बेटा T2, आराम आराम से लिखूंगा। सुनना, मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए O लिख रहा हूं, इसे मैं S1 लिख रहा हूं, इसे मैं S2 लिख रहा हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट कर सकता है। पाथ डिफरेंस अगर लिखना है तो पाथ डिफरेंस इज S1O' माइनस S2O'। सर S1O लिख दो ना, S1O' क्यों? बेटा वो इसलिए क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये दिखने में S1O है, ये एक्चुअल में S1O है नहीं। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो लेंथ है ना ये T नहीं है, ये म्यू T है। तुम जानते इस बात को? तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, इसको एक काम करो, इसमें से पहले ये निकाल दो, तो मेरे पास आ गया है S1O माइनस T। इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ निकाल दी, तो ऑफ कोर्स मैंने ये वाली और ये वाली तो लिख ली। ये वाली जो लेंथ है ये T नहीं है, ये वाली लेंथ मेरे पास बेटा कितनी है, म्यू इंटू T। सॉरी बेटा T1 माइनस S2O। ये लेंथ दिखने में S2O है, ये S2O से ज्यादा है। सर क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो लेंथ है ये एयर में ट्रेवल नहीं की गई है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो एयर में ट्रेवल्ड है, ये वाली एयर में ट्रेवल नहीं है। तो एक काम करो, पूरी लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दो। पूरी लेंथ है S2O, उसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये T2 सिर्फ नाम की है, एक्चुअली में तो ये म्यू टाइम्स T2 है। अब हम जानते हैं कि S1O और S2O तो बराबर ही है वैसे तो, ज्योमेट्रिकल लेंथ तो। ठीक है बेटा, मेरे पास है ये क्या आ गया, म्यू -1 इंटू T1। ये बेटा क्या आ गया मेरे पास, माइनस μ2 -1 इंटू T2। कई बच्चों को बड़ा डायरेक्ट याद ही रहता है, म्यू -1 इंटू T1 बड़ा म्यू। ठीक है बेटा, मेरे पास ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। इसी तरह का पाथ डिफरेंस हम दूसरे केस में निकाल लें। ठीक है ना, और बेटा म्यू तो सेम ही है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T1 माइनस T2 इंटू म्यू -1 लिख सकता हूं ना। मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, T1 माइनस T2 इंटू म्यू -1 शुड बी इक्वल टू λ/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वाले पे आते हैं बेटा। दूसरी वाले में इसको तो यही कर लो, दूसरी वाले में तो सीधा ही बोल दो यार ना, एक ही तरफ तो स्लैब है और इस स्लैब की टोटल थिकनेस जो है वो मेरे पास है T1 प्लस T2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे में सेम ही है म्यू। तो आप सीधा बोल दो कि सर बीच वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस हमने वैसे सिखा रखा है, म्यू -1 इंटू T। T इज नॉट T1, T1 इज T1 प्लस T2। ये तो याद ही ना बेटा, ये तो इसको मैं क्यों करूँ अलग से। ऊपर वाले पे हमें सामने स्लैब है, नीचे वाले पे स्लैब है नहीं, इस केस में बेटा सेंटर वाले पॉइंट पर मैंने याद ही कर रखा है, म्यू -1 इंटू T। म्यू -1 इंटू T, T बेटा कितना हो गया, T1 प्लस T2।
दूसरे वाले केस में जो मेरे पास पाथ डिफरेंस आया है वो आया है T1 प्लस T2 इंटू म्यू माइनस 1, और ये जो पाथ डिफरेंस है ये इस O वाले पॉइंट पर सेकंड मैक्सिमा क्रिएट कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मुझे लगता है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिवाइड करूंगा तो बात बन जाएगी। म्यू माइनस वन कैंसिल, और मेरे पास आ गया T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा बाई 2, दैट इज 4। मेरे पास आ गया T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स T1 माइनस 4 टाइम्स T2। मैं उसको उधर ले गया तो मेरे पास आ गया 3 टाइम्स T1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ T2। अरे कर तो सही रहा हूं ना। हाँ, मुझसे सवाल में पूछा क्या है? मुझसे सवाल में पूछा है क्या T2 अपॉन T1, तो मेरे पास T2 अपॉन T1 आ गया है बड़ा कितना 3/5। सवाल में बड़ा बोला गया है इसको x/25, x/25। तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू कितनी 15 आ गई क्या? कितने का 15? ये सवाल बड़ा अच्छा था यार ना, पूरा का पूरा करना पड़ता है इसको यार। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक और सवाल अगेन बेटा, ऐसे हो सकता है कि सीधे सपाट फॉर्मूले से ना हो सवाल, और बेसिक से करने पे ही सवाल हमसे बने। ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट whose wavelength can be varied continuously falls normally on a uniform thin film of oil which covers a glass plate। ठीक है, constructive interference is observed in reflected light for this wavelength and this wavelength, okay, and for no other wavelength in between। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, बड़ा ये रही आपकी ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, ठीक है। उसके नीचे बड़ा ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बड़ा बाहर तो आपके पास एयर है ही। बड़ा हमने लाइट गिराई है ऐसे और बोल रखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन पे है, तो एक वेव तो बड़ा यूं आ गई, दूसरी वाली वेव यूं गई, बड़ा दूसरी वाली वेव यूं गई, टकराई, वापस आई और फिर यूं गई। सर जो फॉर्मूले याद कर रखे थे मैंने वो काम नहीं देंगे क्या? नहीं बेटा वो काम नहीं देंगे, वो तब थे जब इधर भी एयर हो इधर भी एयर हो। ठीक, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं। इसका रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से, तो पाई का फेज आ गया। अगर मैं टी थिकनेस बोलूं तो इसने म्यू टी डिस्टेंस जाना और म्यू टी डिस्टेंस आना, उसके कारण फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इंटू 2 टाइम्स म्यू टी, प्लस इसका अपने से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन भी हुआ है, तो उसका पाई और आ गया। दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा? दिस माइनस दिस। मेरे पास आ गया फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू 2 म्यू टी। बड़ा पाई से पाई कैंसिल हो गया। इट शुड बी ऑफ कोर्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हो इट मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना, यहां तक बड़ा मामला क्लियर है। 2 पाई से बड़ा 2 पाई आपका कैंसिल, मेरे पास आ गया है 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब बड़ा साफ साफ सवाल के अंदर ये दे रखा है कि मैंने 2 वेवलेंथ यूज कर रखी है और दोनों से एक्सपेरिमेंट हो गया। ये वाला लैम्डा बड़ा वाला है, n इंटू लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है। भाई 2 कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। लैम्डा जब ज्यादा है तो n कम है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस 2 म्यू टी शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। लैम्डा है 7500 एंगस्ट्रॉम। इट शुड बी इक्वल टू अगला इंटीजर n+1 टाइम्स लैम्डा 5000। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, सवाल में लिखी हुई सब बातें, मैं नहीं बोल रहा, सवाल में लिखी सब बातें। सवाल में बेटा साफ साफ बोल रखा है कि ये 2 कंसेक्यूटिव हैं, एक में बेटा n की वैल्यू n, अगले में अगला इंटीजर की। यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे बेटा? 7500 इंटू n शुड बी इक्वल टू 5000 n
एक मिनट, 4000 n+1, इससे बड़ा मेरे पास आ गया n/n+1 इज इक्वल्स टू बेटा कितना 5000 2/3 बेटा n की वैल्यू आ गई है 2, n की वैल्यू 2 बेटा यहां पर रख दो, मेरे पास आ गया 2 μt इज इक्वल्स टू 2 × 7500 एंगस्ट्रॉम। बेटा मुझसे टी पूछा है, थिकनेस पूछिए, थिकनेस आ गया 2 × 7500 × 10⁻⁻10 अपॉन 2 × μt। बेटा 2 से तो वैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू कितना है, म्यू कितना बेटा इसका म्यू कितना 1.25 बेटा कितना आ गया, दैट इज 75 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻⁻8। बेटा मुझे माइक्रोमीटर में निकालना है, माइक्रोमीटर में निकालना, हाँ बेटा माइक्रोमीटर में निकालना है। बेटा मेरे पास थिकनेस आ गई है 75 अपॉन 125 माइक्रोमीटर। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने बेटा वो 10⁻⁻2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो माइक्रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर है 75 अपॉन 125। अब बेटा मुझे इतना माइक्रोमीटर दे रखा है तो 75 अपॉन 125 शुड बी इक्वल टू α/10। अल्फा की बेटा वैल्यू आ गई है 75 अपॉन 125 इंटू 10। बेटा 25 से तो बेटा 3 में गया, ये बेटा कितने गया 5 में गया, ये 2 गया, बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो बेटा ये 6/10 माइक्रोमीटर है, इसको कन्वर्ट करोगे बेटा ये भी अपने पास 6/10 या 0.6 माइक्रोमीटर आपका बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे सारे के सारे सवाल। ठीक है, सवाल थोड़े से कुछ एक सवाल थोड़े से बेटा टफर साइड के भी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब सवालों से कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे। चलिए।